नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है आपको बड़ी खबरों से खबरदार करने का। क्या आपको पता है कि देश की डायमंड सिटी सूरत में जनता की 21 करोड़ रुपए की लागत से बनी वो पानी की टंकी खंडित हो गई, जिसका लाल फीता तक नेता नहीं काट पाए थे। मतलब यह है कि सूरत में वो पानी की टंकी एक झटके में गिर गई, जिसका अभी ट्रायल ही चल रहा था। सोचिए, कहीं ये टंकी बाद में गिरती तो क्या होता। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, एक महिला समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं। इसीलिए खबरदार करना जरूरी है, ताकि भ्रष्टाचार और लापरवाही जनता की जान पर भारी न पड़े, जैसे उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ, जहां 4 दिन बाद जाकर प्रशासन को वो कार निकालने की याद आई जिस कार में 27 साल के युवा इंजीनियर युवराज बैठकर गुरुग्राम से नोएडा के अपने घर के लिए शुक्रवार रात निकले थे। लेकिन सरकारी आपराधिक लापरवाही के मोड़ पर मौत के नाले में जा गिरे, गुहार जान बचाने की लगाते रहे। तब पुलिस, दमकल, एसडीआरएफ के लोग 2 घंटे से ज्यादा तक युवराज को बचाने नहीं उतरे थे। अब 4 दिन बाद जाकर प्रशासन कार निकाल पाया है। इस मामले में अब अपडेट जान लीजिए। नामजद बिल्डर को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एमजेड विस्टाउन का मालिक अभय कुमार गिरफ्तार हुआ है। वहीं कल ही नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया था। आज एसआईटी की जांच भी शुरू हो चुकी है, जहां दावा है कि 5 दिन के भीतर रिपोर्ट दी जाएगी। 16 जनवरी शुक्रवार रात नोएडा के सेक्टर 150 में सरकारी कातिल लापरवाही के कारण नाले में कार समेत गिरकर 27 साल के युवराज की मौत हुई। 4 दिन बाद यानी करीब 90 घंटे बाद जाकर वो ग्रैंड विटारा कार नोएडा के सेक्टर 150 के मौत के नाले से निकल रही है, जिसमें बैठे युवराज को शुक्रवार रात पुलिस, दमकल, एसडीआरएफ के 80 लोग नहीं बचा पाए। ग्रे रंग की ये वही कार है जो हवा में उत्तर प्रदेश की सरकारी काली कुव्यवस्था का मेडल जैसे टंगी दिखती है। हवा में लटकी ये कार बताती है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश में हवा में वो सारे बचाव के सरकारी इंतजाम लटके हैं, जिनसे वक्त पर जनता जमीन के ऊपर मदद की उम्मीद नहीं कर सकती है। उम्मीद होती तो इस कार के भीतर शुक्रवार रात सरकारी लापरवाही से गिरा युवराज आज जिंदा होता। नोएडा सेक्टर 150 में अब निकाली गई ये कार बताती है कि जिस प्रशासन को 4 दिन बाद जाकर कार निकालने की याद आई, असल में अगर ये मुद्दा बड़ा मीडिया में नहीं उठता तो कार निकालने की कोशिश भी शायद सरकारी व्यवस्था न करती। लेकिन सरकार और सरकारी सोच जनता को लेकर किस कदर लटकी हुई है, इसके और भी सच हैं। और फिर युवराज की जान जाने के 4 दिन बाद जाकर गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम को घटना स्थल पर आने की फुर्सत मिली है, जो मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध लेती हैं, मुंह बंद कर लेती हैं। जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। युवराज की जान जाने के 4 दिन बाद जाकर गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा को घटना स्थल पर पहुंचने का वक्त मिल पाया है, जहां 3 विभाग के 80 अफसर एक युवा इंजीनियर को अपनी आंखों के सामने मरता देखते रहे। वहां गौतम बुद्ध नगर के सांसद 4 दिन बाद जाकर पहुंचे हैं। काफी समय से रेसिडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं चलती, यहाँ रिफ्लेक्टर नहीं है, साइनेज नहीं है, बोर्ड नहीं है, 2-2 करोड़ के फ्लैट बन रहे हैं। मैं सहमत हूँ उस बात से कि इस क्षेत्र का, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया के बीच में रहा था, इस क्षेत्र के विकास बाकी जगहों के विकास से थोड़ा सा पिछड़ रहा था, ये मैं सहमत हूँ। सोचिए आप, नोएडा के जिस इलाके में 2.5 करोड़ से फ्लैट बिकने की शुरुआत हो रही है, वो इलाका विकास के नाम पर यहीं के सांसद के मुताबिक पिछड़ा रहा और सरकारी खजाना जनता के पैसे से भरा जाता रहा। और फिर उसी जनता के घर से विकास के नाम पर पिछड़े इलाके में सरकारी बलि ले ली गई। और युवराज की जान जाने के 4 दिन बाद जाकर इलाके के बीजेपी विधायक तेजपाल नागर भी घटना स्थल पर पहुंचने की रस्म अदायगी करते दिखते हैं। एक्सीडेंट में भी के बारे में भी जो लापरवाही हुई है जिस कारण से, और बचाव कार्य में जो लापरवाही हुई है, सब हमारे संज्ञान में है। जो बचा नहीं पाए उसमें लापरवाही करी, उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी योगी जी की सरकार में कि वो भविष्य में एक नजीर बनेगी। 4 दिन बाद केवल गौतम बुद्ध नगर की डीएम, सांसद और इलाके के विधायक ही नहीं जागे। 4 दिन बाद ही जाकर प्रशासन को अब उस कार को इस मौत के नाले से निकालने की याद आई, जिसे बनाने के पीछे भी सरकारी कातिल लापरवाही ही जिम्मेदार है। 3 विभाग के 80 कर्मचारी
यहाँ पर मौजूद थे, किसी ने इस पानी में उतरने की जहमत नहीं दिखाई, जबकि जो कार है उसकी छत पर खड़ा होकर युवराज लगातार खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। उसके पिता यहाँ पर मौजूद थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन सिस्टम का निकम्मापन ये है कि जो पिता है उनका कहना है कि जो तीनों विभाग के कर्मचारी थे वो ये कह रहे थे कि पानी ठंडा है, इस वजह से नीचे नहीं उतर सकते। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम अब 4 दिन बाद उस राफ्ट, उस बोट में हवा भर रहे हैं, जिसमें काश 4 दिन पहले हवा भरकर शुक्रवार की रात हिम्मत करके पुलिस, दमकल या एसडीआरएफ के लोग उतर जाते तो 2 घंटे से ज्यादा तक मोबाइल टॉर्च की रोशनी दिखाकर मदद की गुहार लगाता युवराज बचा लिया जाता। एसडीआरएफ वाले या फिर दमकल वाले ये क्यों अंदर नहीं गए? अगर कोई तैरने के लिए जाता, उसमें तैर कर उसको मदद करता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं जा रहे थे? बोला थे नीचे बहुत सरिया है, जान जोखिम में हम लोग नहीं डाल सकते। हम पूछे कोई स्विमर है आपके पास टीम में या, तो बोला नहीं। युवराज के पिता जब इन वीडियो को अब देखते होंगे, सोचते होंगे कि क्या है ये व्यवस्था, जहां मौत के बाद अब राफ्ट में हवा भरकर उतार कर यूं दिखाया जाता है कि कितनी चिंता है। वैसे इन लोगों को चिंता होती तो अगले दिन गाड़ी भी खोजते, लेकिन 4 दिन बाद जाकर उस जगह गाड़ी की तलाश हो रही है जहां से इंसान जिंदा निकाला जा सकता था। नोएडा सेक्टर 150 में हम ठीक उस जगह पर मौजूद है जहां पर शुक्रवार रात हादसा हुआ था और सामने आप देखिए वहां पर एनडीआरएफ की टीम है। एनडीआरएफ ने जो नाव भेजी है, 2 नाव पे 2 गोताखोर आपको सामने नजर आएंगे। कोशिश की जा रही है गाड़ी को लोकेट करने के लिए, क्योंकि ये देखिए यहां से गाड़ी अंदर की तरफ गई थी और सामने तकरीबन 10 फीट आगे पहले गई थी, जहां पर सबसे पहले देखा गया था, और उसके बाद गाड़ी बहते हुए थोड़ी अंदर की तरफ पहुंची थी। 2 तस्वीरों के साथ अब देखिएगा। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जो बताता है कि 20 दिन पहले भी अगर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी, जनप्रतिनिधि जाग जाते तो इंजीनियर युवराज को मौत से बचाया जा सकता था। मेरे एक तरफ 31 दिसंबर का वो वीडियो है जब एक ट्रक इसी मोड़ पर, इसी नाले को पार करके लटक गया था, लेकिन तब केवल क्रेन से ट्रक हटाया गया, तब यहां न बोल्डर लगवाया गया न बैरिकेड, जो काम अब इंजीनियर की मौत के बाद प्रशासन कर रहा है। केवल इतना 20 दिन पहले हो जाता तो आज एक पिता का बेटा जीवित होता। तारीख 31 दिसंबर, जगह वही मौत का एल शेप रोड, जहां अब से 20 दिन पहले एक ट्रक अचानक धुंध के बीच नाले की दीवार से टकराकर नाले के ऊपर लटक गए। काश 20 दिन पहले नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की नींद नए साल का जश्न मनाने के दौरान ही टूट जाती, जब इस ट्रक को तो हटाया गया था, लेकिन अब जो बैरिकेड और बोल्डर लगाकर रास्ता रोका जा रहा है, सावधान किया जा रहा है, काश यही करने की सोच लेते तो फिर यहाँ इंजीनियर युवराज की जान नहीं जाती। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सीमेंट के रोड ब्लॉकर्स हैं, ये अभी लाए गए हैं हादसे के बाद। अगर आप थोड़ा उस तरफ देखें जो एक्चुअल साइट ऑफ एक्सीडेंट है, वहाँ पर बैरिकेड्स लग गए हैं, पुलिस ने रस्सी लगा दी है कि कोई अंदर ना गिरे। लेकिन ज़रा सोचिए कि सारा अटेंशन इस समय इस कॉर्नर पर आ गया है, पर अगर आप मेरे साथ थोड़ा वॉक करें इस तरफ, मनीष अगर आप मेरे साथ चल के थोड़ा आएँ, तो आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो ओपन सिचुएशन है ना, कोई बैरिकेड नहीं लगा है, कुछ नहीं है, ये पूरे किलोमीटर्स तक ऐसा ही है। ये तो एक जगह है जहां पर एक्सीडेंट हो गया और अब सारा टेंशन आ गया है, बाकी की जगहों का क्या? असल में सेक्टर 150 का ये वो एल शेप रास्ता है जहां ना तो कोई सावधानी बताने वाला निशान था, ना ही यहाँ पर लाइट की उचित व्यवस्था थी, और यहाँ आने पर कैसे हादसा होता है इसको आसान भाषा में आप समझिए। रोड है, मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप थोड़ा इधर आए, ये एक एल शेप्ड रोड है, बहुत ही शार्प टर्न है, और अगर रात को आपको दिख नहीं रहा है तो आप सीधे ही इसके चले जाएंगे, आप टर्न नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस वाली ये जो पूरी रोड है इसमें कोई बैरिकेड्स नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हैं, रात में जो टिमटिमाती हुई लाइट होती है वो नहीं लगी हुई है, किसी भी तरह का बताने का जरिया नहीं है कि ये टर्न शार्प है, और जब रात को कोहरा होगा आप नहीं देख पाएंगे। इसी के चक्कर में एक ट्रक ऑलरेडी ये दीवार तोड़ते हुए अंदर 15 दिन पहले जा चुका था। अब ये कहा जा रहा है कि युवराज की गाड़ी भी जो है एग्जैक्टली इसी टर्न पर आ गई है। ये जो आप कटा हुआ चीज़ देख रहे हैं, ये पूरा एरिया ये है, हम इस एरिया पे खड़े हुए हैं अभी।
यहाँ पर ये जो दीवार टूटी हुई है और इसी के अंदर हमें बताया जा रहा है कि वो गाड़ी चली गई। अब देखिए सवाल इस समय एक ही बैठता है कि ये सारी प्रिपरेशंस जो अब करी जा रही हैं, बोट्स लाई जा रही हैं, जितने स्कूबा डाइवर्स हैं उनको लाया जा रहा है, वो उस रात को क्या हम नहीं ला सकते थे? हमने आपको पहले बताया कि 2 घंटे तक युवराज जिंदा था। 12 बजे के आसपास उसकी गाड़ी अंदर गई थी और करीब 2:30 बजे तक उसकी आवाज़ आ रही थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौत के बाद ही जागने की बीमारी सरकारी अधिकारियों में किस कदर फैली है, इसका उदाहरण मार्च में पिछले साल दिखा, जब इसी तरह एक कार मौत के नाले के भीतर से क्रेन के जरिए निकाली गई। तब ग्रेटर नोएडा के P4 सेक्टर में कार 30 फीट गहरे नाले में गिरने से एक स्टेशन मास्टर की जान गई थी। इस मौत के बाद भी प्रशासन जागा था और आज इस जगह पर बोल्डर से लेकर सावधानी के बोर्ड तक नजर आते हैं। सामने जो आप अब देख रहे हैं तमाम बैरिकेड वगैरह, या आप देख रहे हैं सामने बड़ा सा ब्रेकर बना हुआ है, ये सब कुछ नहीं था। सीधे वो जाते हैं आगे, सीधे नाले में उनकी गाड़ी गिर जाती है। जब तक निकाला जाए उनकी मौत हो चुकी थी। अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें जरूर परिवर्तन है जो देखने को मिली है। सबसे पहले सड़क से जो टी पॉइंट है उससे करीब 50 मीटर पहले सावधान, आगे सड़क बंद है, ये क्लियर बोर्ड लगा है। यहाँ से जब हम आगे अगर आए तो आगे आके अगर हम देखें तो एक बड़ा ब्रेकर बनाया गया है यहाँ पर कि जिस पर आपको गाड़ी स्लो करनी ही पड़ेगी। अब सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश से लेकर देश के हर राज्य में ऐसी जानलेवा लापरवाही बंद होगी या फिर आम आदमी की जान के बाद ही कुछ दिन के लिए नींद टूटती रहेगी। इस मामले में अब 2 बड़ी खबरें आ रही। आज एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जांच की। एसआईटी टीम के प्रमुख एडीजी भानु भास्कर ने बताया है कि जो तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके बाद रिपोर्ट दी जाएगी। खबर यह है कि कुछ और जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। साथ ही मृतक को 2 घंटे तक मदद न मिल पाने का कारण तलाश रही है एसआईटी। चीफ इंजीनियर साहब जो है सभी लोग जो है देख रहे हैं और सभी लोग का देखा जा रहा है। सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई है। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देंगे। अभी जांच शुरू हुई है, जांच के जैसे निष्कर्ष आएगी हम आपको अवगत करेंगे। जिस वक्त ये घटना हुई, जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे 2 घंटे तक, जो मदद नहीं पहुंची 2 घंटे तक, उन अफसरों का क्या? अभी हम लोग सभी से बात कर रहे हैं। इसमें वहाँ जो दुख सब परिवार है उनके सदस्य के साथ साथ उनके साथ जो लोग थे उनके साथ भी बातचीत की गई है, काफ़ी देर बातचीत की गई है। पूरी प्रशासन की जो है संवेदना ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और साथ में हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं शासन की तरफ से परिवार की तरफ संवेदना व्यक्त की गई है और साथ में उनसे पूछताछ करके सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। वाकई ये पूरा मामला जो है वो समझ में आना मुश्किल हो जाता है कि 2 घंटे तक कोई मदद की गुहार लगाता रहे, वहां पर लोग मौजूद रहे लेकिन कोई मदद ना कर पाए। अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। अरविंद, अब तक जो एक्शन दिखा है हमें इस मामले में वो उन लोगों की तरफ जिन्हें एक्शन लेना चाहिए था उस जगह को लेकर जो कंप्लेंट्स थी और उन लोगों ने नहीं लिया, लेकिन क्या आगे की जो कार्रवाई और आगे जो जिन दोषियों के नाम हम सुन सकते हैं क्या वो हो सकते हैं जो जिनसे गुहार लगाई गई, जिनकी जिम्मेदारी थी बचाने के लिए आगे जाना लेकिन बचाया नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं और जो मौके पर पहुंचे थे उन पर भी गाज गिर सकती है। एसआईटी को 5 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को ये जो पूरी रिपोर्ट है वो सौंपनी है। भानु भास्कर एडीजी मेरठ जोन वो एसआईटी को लीड कर रहे थे, जो आज मौकाए वारदात पर पहुंचे भी थे। जो नोएडा के सीईओ है उनको शायद किया जा चुका है, बिल्डर गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन ऐसे कई नाम हैं जिन पर आने वाले दिनों में गाज गिर सकती है। देखिए आज खुद 4 दिन बाद जो मौके पर नोएडा की डीएम वो पहुंची थी, जबकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है वो डीएम की होती है। तो कई ऐसे लोग थे जो 4 दिन बाद पहुंचे। ये भी एसआईटी की जांच में जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में और रिपोर्ट में होगा ही होगा, लेकिन हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कई और ऐसे अफसर हैं जिन पर आने वाले दिनों में गाज गिर सकती है। जो एसआईटी की रिपोर्ट होगी उसमें इस चीज का भी जिक्र होगा कि 2 घंटे तक आखिर युवराज को मदद क्यों नहीं मिल सकी, यहां तक कि जो डेड
डेड बॉडी है वो सुबह के वक्त 6 बजे के लगभग वो निकाली गई थी, जब डेड बॉडी पानी में तैरती हुई दिखाई दी थी। और 4 दिन बाद तो आज कार निकली है, तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह का रहा होगा। बहरहाल जो एसआईटी की टीम आज क्राइम सीन पर गई थी और 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, लेकिन हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर आने वाले वक्त में गाज गिर सकती है। श्वेता, अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही बड़ी चीज ये भी हम आपको बता दें कि आज तक खबरदार करता है तो उसके अंजाम तक उस खबर को ले जाता है, यानी हमारी नजर रहेगी कि क्या कार्रवाई होती है, जांच में क्या निकल कर आता है। बहरहाल एसआईटी कह रही है कि जल्द सबसे सवाल जवाब करके निष्पक्ष जांच रिपोर्ट दे दी जाएगी, लेकिन एक सवाल चश्मदीद की तरफ से उठ रहा है। वो चश्मदीद जो लगातार मीडिया को पहले बताते रहे कि पुलिस, दमकल, एसडीआरएफ की टीम 2 घंटे तक बचाने के लिए नहीं उतरी थी, लेकिन बाद में वो कुछ और बयान देते पाए गए। जानकारी मिली कि पुलिस ने उन्हें 5 घंटे तक बैठा कर रखा था। तो क्या ये दबाव बनाने की कोशिश थी? सबसे मेन गलती है इसमें नोएडा अथॉरिटी, नोएडा प्राधिकरण। अब फिर मैं कह सकता हूँ जो मौके पे मौजूद थे वो अंदर क्यों नहीं गए? और आपके कहने में संसाधन थे उनके पास? क्या सब चीज थी, सब चीज थी उनके पास। उनके पास 3x6 की नाव भी थी, ठीक है जी। उनके पास रस्सा भी थे, ठीक है। फायर ब्रिगेड, हाँ जी, फायर ब्रिगेड वालों के पास रस्सा भी थे, ठीक है जी। उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी। तो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने इतने ही मैं पहुंचता हूँ कुछ समय थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। मुझे कल थाने में बुलाया गया था, हालांकि मेरे साथ वहाँ कोई बदतमीजी नहीं हुई, लेकिन मुझे 5 घंटे थाने में रखा गया था। क्यों रखा, क्या कहा उन्होंने बोला कि जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं उनको पर्सनली तुम्हारी वीडियो चाहिए, जो वहाँ सच्चाई है वो बताइए। तो मैंने सच्चाई थी वो बता दी। आपके जाने से पहले कौन था वो था, सब चीज जैसे आपने क्या है, सब चीज उसी तरीके से उन्होंने कहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मॉर्निंग तक जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हादसे होते हैं सर्दियों में। हादसों की वजह कोहरा बनता है। कोहरे का कहर पूरे यूपी में है। नोएडा का हादसा भी घने कोहरे की वजह से हुआ। बागपत में घने कोहरे के कारण सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां एक के बाद एक 14 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हाईवे पर चीख पुकार मच गई, कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। यह हादसा दिल्ली देहरादून कॉरिडोर एक्सप्रेसवे पर हुआ। 14 गाड़ियों के टकराने से एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके बाद पीछे से आ रही गाड़ियां नियंत्रण खो बैठी। पल भर में कई वाहन आपस में टकराते चले गए। लोग गाड़ियों के नीचे फंस गए। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। उत्तर भारत में तेजी से तापमान गिर रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सुबह और देर रात यात्रा से बचें, फॉग लैंप का इस्तेमाल करें, रफ्तार को नियंत्रित रखें। पश्चिम बंगाल ले चलते हैं, जहां सियासी संग्राम की वजह एसआईआर है। पश्चिम बंगाल में शहर शहर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आ रही हैं। बंगाल में पश्चिम बंगाल का मालदा, जहां रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि टीएमसी की दादागिरी अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। मैं आज भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से कहूंगा, टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। टीएमसी की गुंडागिर्दी का भी अंत होगा और गरीबों को डराने धमकाने वाली टीएमसी की राजनीति भी समाप्त होगी। पश्चिम बंगाल का सिंगूर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता राज को महाजंगल राज बोला। बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। आसनसोल, दुर्गापुर, संदेशखाली और दक्षिण 24 परगना, एसआईआर पर पश्चिम बंगाल के शहरों में बड़ा हंगामा हो रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो रही है।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर हो रही ये हिंसा राज्य पर लगी राजनीतिक हिंसा की बदनाम दाग को और गहरा कर रही है। हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोग का खेल में अगर पसंद नहीं आता था कि हम हार गए तो हम बोलते थे कि अरे हमें खेल बोना, चलो हमें खेल बोना। तो ममता बनर्जी वैसा ही शुरू कर दी है। उनको मालूम है कि वो जीतेंगे नहीं तो बोले कि हम एसआईआर करने नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। एसआईआर पर बीजेपी का सीधा आरोप, और वो ये कि हार के डर से तृणमूल कांग्रेस बौखला गई है। आरोप है कि गुंडागर्दी पर तृणमूल कांग्रेस उतर आई है। बीजेपी दावा करती है वोटर डिलीशन फॉर्म 7 जमा करने से उसे रोका जा रहा है। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दावा है खुली छूट दी गई। वो लोगों से फॉर्म 7 को छीनकर फाड़ दे रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट की जा रही है। लोग सुबह आए थे 10:30 बजे, हमारे कार्यकर्ता आए थे फॉर्म जमा करने के लिए, फॉर्म 7, और तृणमूल के कैडर पहले से यहाँ मौजूद थी। लोग को मारा, हेकल किया, महिला लोग को हेकल किया गया और बहुत सारे फॉर्म को फाड़ के जला दिया। तो हम लोग इसी से हम लोग उत्तर मांग रहे हैं। हमको फॉर्म 7 जमा करना है। अब कैसे जमा करेंगे आप लोग बता दीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का स्थिति और 12 राज्य जहाँ पर हो रहे 11 राज्यों उसका जैसा नहीं है। यहाँ पर हर विषय में झमेला, वायलेंस, अनार्की और पुलिस का कोई रोल नहीं है। आसनसोल में सारा बवाल एसडीओ कार्यालय के बाहर हुआ, जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ जाते हैं। बीजेपी ने आसनसोल दुर्गापुर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी ने उल्टा बीजेपी को घेरा। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যদি নাম বাদ দেওয়ার মতো কোনো যোগ্য থাকে নিশ্চিতভাবে বাদ দেবে, কিন্তু বিজেপিকে কে ঠিকা দিয়েছে? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी फॉर्म 7 जमा करने को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी टीएमसी में यहां भी मारपीट हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उसे फॉर्म जमा करने से रोका जा रहा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने डंडा लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारपीट कर भगा दिया, जिसमें कई नेताओं को चोट लगी। तृणमूल के कुछ गुंडा वाहिनी वहाँ पर ऑलरेडी उपस्थित थे। उन्होंने हमारे ऊपर अमानविक तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार किया, और जिस अत्याचार के फलस्वरूप आप देख पाएंगे कि मेरा आज ये उंगली टूट गया है। बांग्लादेशी वोटर है, उनको निकाला जाए वोटर लिस्ट से, उनका नाम डिलीट किया जाए। अगर इस काम को करने के लिए हमें अपना प्राण भी बलिदान करना पड़े तो उसके लिए हम जिम्मेदार है, उसके लिए हम तैयार है। बीजेपी आदमी लोग, ये लोग एक बोरा में फॉर्म 7 भर के यहाँ पर ले आया था। ये फॉर्म 7 भर के बोरा में क्यों ले आएगा? हाँ, मैं यहाँ का नागरिक, तो मेरा नाम कर देगा नॉन इंडियन सिटीजन। तो हम लोग सब एंग्जाइटी में हैं। हम लोग देख रहे हैं किसका किसको नाम है। ये तो बात इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक ब्रांच ऑफिस हो गया है। दुर्गापुर में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ये नारेबाजी दुर्गापुर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर हो रही है, जहां पर दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ छोटे से छोटा टीएमसी का नेता खुद को बंगाल का माई बाप समझने लगा है। बंगाल में दंगाइयों को, लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी, और ये भी मोदी की गारंटी है। मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उसके जिला अध्यक्ष की गाड़ी तोड़ दी। बीजेपी नेताओं से एसआईआर का फॉर्म छीनकर उन्हें जला दिया। यहां पर भी एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिस के दफ्तर के बाहर ये सारी नारेबाजी और हंगामा होता है। बीजेपी आरोप लगाती है कि जब मुर्शिदाबाद जिले के बीजेपी विधायक वोटर डिलीशन फॉर्म यानी फॉर्म 7 लेकर पहुंचे तो हंगामा हुआ। कागज छीनकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। पुलिस के सामने तृणमूल ने गुंडागर्दी की, नारेबाजी की।
संदेश खाली के बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ पर फॉर्म जमा करने आए लोगों ने परेशान करने का आरोप लगाया और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उस बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ की जहां सुनवाई हो रही थी। पिछले 2 दिनों से ही पश्चिम बंगाल के कई शहरों में एसआईआर को लेकर हंगामा चल रहा है। दक्षिण 24 परगना के बासंती में सुबह फॉर्म जमा करने के दौरान खूब हंगामा हुआ। यहाँ लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह का विरोध उत्तर 24 परगना में भी देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच करो या मरो का चुनाव है। तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि मामला सिर्फ चौथी बार सरकार बनाने का नहीं, बल्कि राज्य में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने का है। इसीलिए टीएमसी की तरफ से बीजेपी का पूरी ताकत से विरोध किया जा रहा है। আমরা বলেছিলাম যে হিয়ারিং ভেন্যুতে আমাদের দলের বিএলএ-টুরা থাকবে, নির্বাচন কমিশন বলেছিল থাকবে না। আমরা বলেছিলাম নির্দেশিকা তাহলে আপনি জারি করুন, যদি নির্দেশিকা জারি না করেন তৃণমূল কংগ্রেস হিয়ারিং ভেন্যু ছাড়বে না। वहीं बीजेपी के लिए ये चुनाव पश्चिम बंगाल में अपने मिशन को मुकाम तक पहुंचाने का है। साल 2014 से पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी की धमक बढ़ती जा रही है। इस वक्त बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश पश्चिम बंगाल के पिछड़ेपन और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने की है। टीएमसी के राज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहां शासन प्रशासन में निर्ममता ऐसी है कि बेटियों की कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ितों को बात बात पर कोर्ट जाना पड़ता है। साथियों, इस स्थिति को बदलना होगा। एसआईआर को लेकर सियासी वार पलटवार के बीच टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कोलकाता में चुनाव आयोग के सामने पेश हुए। उनके दस्तावेज में कुछ खामियां पाई गईं, जिसके बाद मोहम्मद शमी एसआईआर की सुनवाई में शामिल हुए। और अब उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी समर से जुड़ी बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में अपने मौजूदा सभी लोकसभा राज्यसभा सांसदों के साथ मिशन 2027 को फतेह करने की रणनीति पर चर्चा की। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी की बैठक में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की कोई चर्चा तो नहीं हुई, मगर बैठक के बाद जब सांसद बाहर निकले तो रमाशंकर राजभर से सवाल किया गया कि क्या समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि चुनाव में पीडीए को मजबूत करने के लिए जो लोग भी आएंगे उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नगरीय मतदाता काफी कटे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और अब वो अपने जो वोट हैं उनको बचाने में लग गई है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वोट बढ़ाने पर लगा है। न वोट कटने देंगे, वोट कटने न भी नहीं देंगे और फर्जी नाम पढ़ने नहीं देंगे। इस पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। ये बता दीजिए, क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? इतना बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिया है कि पार्टी को मजबूत करिए। ओवैसी, मुस्लिम बाहुल्य सीट पर क्या अब खुद को सेक्युलर पार्टी बीजेपी के विरोध में बताने वाली विपक्षी पार्टी के मुकाबले धीरे धीरे पैठ बनाते जा रहे हैं? सवाल की वजह ये रिकॉर्ड है। जैसे इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती। सीमांचल इलाके में पिछली बार भी एमआईएम ने 5 सीट जीती थी, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव में 126 सीटें जीतकर 29 में से 12 नगर पालिका नगर निगम में अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराई, जो इस चर्चा को बल देने लगा है कि क्या बीजेपी के मुकाबले दूसरे विपक्षी दलों को अब तक एक मुश्त वोट देते आए मुस्लिम मतदाता ओवैसी की पार्टी को चुनने लगे हैं? क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी में चिंतन होने लगा? बीजेपी अक्सर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाती है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की वजह से उल्टा हो रहा है। बीजेपी को विपक्ष घेर रहा है। 18 तारीख को संगम स्नान को लेकर प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से गाड़ी से
उतरकर, पालकी से उतरकर स्नान के लिए जाने को कहा, जिसके बाद पुलिस और उनके बीच विवाद बढ़ा, नौबत धरने तक आ गई। फिर तो उनसे सवाल पूछ लिया गया कि शंकराचार्य होने के साक्ष्य दिए जाएं। आज अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला, कहा कि शंकराचार्य का फैसला सिर्फ शंकराचार्य ही करते हैं। शिविर हमारा लगेगा, गतिविधियां चलेंगी, लेकिन हम कभी भी शिविर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, फुटपाथ पर रहेंगे, चाहे जिंदगी चली जाए। और फुटपाथ पर हम रहेंगे तब तक जब तक कि भूल का सुधार सही ढंग से नहीं किया जाता है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच शुरू हुआ झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि अब तो वो तभी स्नान करने जाएंगे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर जाएंगे। अब तो हम तब स्नान करने जाएंगे जब हमारे सम्मान के साथ हमको लेके चलेंगे ये लोग। तब तक हम यहाँ हैं, यहाँ रहना भी पुण्य का कार्य होता है। कभी भी जिंदगी में हम यहाँ आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन स्नान तो तभी करेंगे जब मुखिया आकर के हमको लेके जाएगा ससम्मान। अविमुक्तेश्वरानंद के भड़कने की वजह वो नोटिस है जिसके जरिए प्रशासन ने उनसे पूछा कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कैसे हैं, 24 घंटे में जवाब दें। इस सवाल पर तमतमाए अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं, इसका फैसला भारत के राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि 18 जनवरी को मेला प्रशासन ने उन्हें गंगा स्नान से रोक दिया और उनके शिष्यों से मारपीट की गई। वहीं प्रशासन का कहना है कि 200 शिष्यों के साथ पालकी से गंगा स्नान करने पहुंचे, जो भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कारणों से ठीक नहीं था। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए, जिसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी कर उनसे पूछ लिया कि वो अपने शंकराचार्य होने के बारे में बताएं। बात यह है कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। फकत मुरली बजाने से कन्हैया हो नहीं सकते, जिसे राधा कहे मोहन वही घनश्याम होता है। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने अविमुक्तेश्वरानंद को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब 14 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी, तो आप किस आदेश के तहत खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं? इसका जवाब 24 घंटे के अंदर दीजिए। इसके बाद से अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए हैं। स्वयं आदित्यनाथ योगी को आकर के हमको लेके चलना चाहिए स्नान कराने के लिए। नियम की बात तो ये है, होगा ये आएंगे और नहीं आएंगे तो ये जब हट जाएंगे तो कोई दूसरा आएगा, वो समझेगा, वो आएगा। इसमें कौन सी बात है? कौन सी गारंटी है कि अगले माघ मेला में ये रहेंगे मुख्यमंत्री? बता। और अब खबर बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन की, जो आज बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। कार्यभार ये
जीवन भर की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। बांकीपुर बिहार की सियासत में एक जाना पहचाना नाम, लेकिन आज उसी बांकीपुर ने देश की राजनीति को एक नया चेहरा दिया है। जिन नितिन नवीन को अब तक लोग एक मजबूत संगठनकर्ता और जमीनी नेता के तौर पर जानते थे, वो अब देश की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। ये कहानी केवल एक पद तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि उस सफर की है जो संघर्ष, रणनीति और भरोसे से होकर गुजरा है। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का स्वागत करें। सभी साथी जोरदार तालियों से आदरणीय नितिन नवीन जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। पटना का बांकीपुर, एक लड़के ने 19 साल की उम्र में पार्टी और जिम्मेदारियों को चुना था और इसके बाद वो राजनीति में ऐसा रमा कि सारी सीढ़ियां छोटी होती चली गई। 45 साल का वो शख्स बांकीपुर से निकलकर आज बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। उनके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक नई पीढ़ी मिली है। भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। कार्य के आधार पर कोई कार्यकर्ता भी कहीं पहुंच सकता है। यही तो भाजपा की खूबसूरती है कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, अगर बूथ का कार्यकर्ता भी अगर राष्ट्रीय नेतृत्व के जगह पर बैठ जाता है तो वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व की तरह काम करने लगता है। देवी देवताओं का, कुल देवता का इतना बड़ा आशीर्वाद उनके ऊपर लगा कि आज वो बहुत ऊंचे मुकाम पे है। हमारे पास कोई सब व्यक्त कर, ये हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे समर्पित कार्यकर्ता हैं। मेरा सौभाग्य, मैंने उनको बचपन से देखा है। राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में शॉर्टकट से दूर हो जाइए। राजनीति लॉन्ग रन का काम है। आज नितिन नवीन सिर्फ एक नेता नहीं है, वो उस राजनीतिक यात्रा के प्रतीक है जो जमीन से शुरू होती है और संगठन के शिखर तक पहुंचती है। लेकिन ये सफर न किसी राजमहल से शुरू हुआ, न ही किसी सत्ता के गलियारों से। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां अचानक जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा था। पापा के डेथ के पहले वो कोई राजनीति में नहीं थे और हमारे भाई साहब चाहते भी नहीं थे कि वो राजनीति में, लेकिन वो परिस्थिति थी, वो भी सब लोग जानते हैं। और परिस्थिति उनका शुरुआत हुआ एमएलए से और आज वो यहाँ पर हैं। 20 साल का जर्नी है। पापा के जाने के बाद से मेरी शिफ्ट शादी हुई थी उस समय। उसके बाद वो पढ़ाई कर रहा था। देन फिर उसके बाद हुआ कि पापा नहीं थे तो फिर इसी को संभालना पड़ा सब कुछ। मेरी छोटी बहन की शादी भी थी, बाकी फिर इसका पढ़ाई बीच में छोड़ के फिर पूरी घर को भी अच्छे से संभाला। फिर बाहर भी काफ़ी परेशानी आई होगी, उतना हम लोग से बताता नहीं था। हमेशा जैसे पापा थे कि जो भी प्रॉब्लम बाहर का, बाहर घर आते थे तो घर में हमारा ऐसा अलग सा रहता था। नितिन नवीन का जन्म 23 जनवरी 1980 को पटना में हुआ। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बिहार बीजेपी के एक सम्मानित नेता थे। जब नितिन 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी उनके पिता का अचानक निधन हो गया। परिवार की जिम्मेदारी, राजनीतिक विरासत और भविष्य की अनिश्चितता, सब कुछ एक साथ उनके कंधों पर आ गया। और यही वो मोड़ था जहां उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ पढ़ाई और निजी जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके पिता ने शुरू किया था। मैं अपने पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी को जरूर आज याद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही राजनीति मुझे जरूर विरासत में दी, पर जित बट वृक्ष के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुझे
जोड़ा। और मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे उंगली पकड़कर कार्यकर्ताओं ने काम करना सिखाया और आज उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। पिताजी को काम करते हुए तो मैंने नहीं कभी देखा, क्योंकि मैं उस समय राजनीति में नहीं था, पर मैं हमेशा ये सोचता था जब उनकी मृत्यु हुई तो किस प्रकार से लोग भावना में उनसे जुड़े हुए थे। लोग मेरे हाथ पकड़ के जब रोते थे तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मेरे पिता के लिए कोई व्यक्ति इतना क्यों रो रहा है। लेकिन मुझे तब समझ में आया जब राजनीति में मुझे आने का मौका मिला कि किस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता परिवार एक एक नेता से जुड़ जाता है, एक एक कार्यकर्ता परिवार एक दूसरे का भाई और चाचा बनकर काम करता है। औरंगाबाद में नितिन नवीन का ननिहाल है और परिवार वाले बताते हैं कि उनका यहाँ तक पहुँचना किसी करिश्मे से कम नहीं। पिताजी के देहांत के बाद परिस्थिति जन्य उनको एमएलए का इलेक्शन लड़ना पड़ा और पटना की जो जनता और कार्यकर्ता सब लोगों ने उनका अपार समर्थन दिया। और उनके पापा भी बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर थे और कार्यकर्ता उनको भी बहुत पसंद करते थे, पटना में काफी पॉपुलर थे, इसलिए इनको भी उसी तरह का सम्मान मिल गया और प्रेम मिला इनको भी। जिस पद पर उनको रखा गया है हम लोगों की यही कामना है कि वहाँ पर वो अच्छे से सफल हों और सारा काम कर सके ढंग से। यही हमारी प्रधानमंत्री ने उन पर विश्वास किया है, भगवान उनमें इतनी शक्ति दे, इतना बुद्धि विवेक दे कि वो खरे उतरे और अपने जीवन में सफल हों। वो बचपन से ही बड़े विनम्र स्वभाव के थे, सबको साथ लेके चलना और हमारे साथ पढ़ाई में भी वो बड़ी अव्वल आते थे हमेशा। और साथ में हम लोग क्रिकेट विकेट भी खेलते थे साथ में शाम में आने के बाद। और उनमें एक खूबी था कि वो जितने दोस्त थे सभी को एक तरह से समझकर और एक साथ लेके चलते थे। पार्टी में नितिन नवीन ने हमेशा एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम किया है। चुनावी मौसम में पोस्टर लगाते, बैठकों में कुर्सियां लगवाते, कार्यकर्ताओं के साथ बैठते और मोहल्ले में लोगों की समस्याएं सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे पार्टी के भीतर उनकी पहचान एक ऐसे युवा के रूप में बनने लगी जो चुपचाप काम करता है और जिम्मेदारी से भागता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़े। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कम उम्र में बीजेपी के बड़े नेता बन गए। ये उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने में अपनी जिंदगी खपा दी। – 2006 में बीजेपी अध्यक्ष अब जो बने हैं नितिन नवीन, उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। केवल 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। बिहार की राजनीति में इतनी कम उम्र में उम्मीदवार बनना और जीतना दोनों ही बड़ी बात थी, लेकिन नितिन नवीन ने ये कर दिखाया और पहली बार विधायक बने। ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये इस बात का संकेत था कि बीजेपी में एक नया चेहरा उभर रहा है जो भविष्य में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके बाद नितिन नवीन लगातार विधानसभा चुनाव जीतते गए और बांकीपुर उनकी राजनीतिक पहचान बन गया। 5-5 बार के विधायक एक ही क्षेत्र से और हर बार उनके वोटों का मत प्रतिशत बढ़ता है और बाकी छत्तीसगढ़ सिक्किम कई ऐसे प्रभारी रहे हैं, तो उनकी अगुवाई में पार्टी और आगे बढ़ेगी।
पार्टी अब सत्ता में थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी नितिन नवीन ने खुद को बाकी नेताओं से अलग रखा। वो ना तो बड़े बड़े विवादों में पड़े, ना ही गुटबाजी की राजनीति का हिस्सा बने। उनका फोकस हमेशा एक ही रहा, काम और संगठन। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। पार्टी नेतृत्व ने जल्द ही उनकी इस शैली को पहचान लिया। 2008 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। इसके बाद वो युवा मोर्चा के सह प्रभारी बने। 2010 से 2013 तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया और देश के अलग अलग हिस्सों में संगठन के लिए काम किया। 2016 से 2019 तक युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार में बीजेपी के युवा संगठन को नए सिरे से खड़ा किया। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शहरी इलाकों में बीजेपी की मौजूदगी मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। सबसे उनकी बनती बहुत थी, टीचर्स को बहुत आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे और हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो हिस्सा लेते थे जरूर। तो हाँ, बहुत सारे बच्चे उसमें एक उभर कर आए थे वो सामने अपने क्लास में, जैसे होता है मॉनिटर बनना, ये सब तो वो तो उनका था, उस समय भी था। सामाजिक सामंजस्य उनका काफ़ी अच्छा था, सब दूसरे बच्चों के साथ मिल कर के चलना और समझदारी से हर काम करना। कई बार सीनियर क्लासेस में आके वो इनोसेंस नहीं रहती है, लेकिन उनके अंदर थी। ये फोटो है उनकी, चेहरे से ही आपको पता चल जाएगा कि कैसी उसकी बच्चे की मानसिकता थी। एक तरफ विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी निभा रहे थे, दूसरी ओर पार्टी के लिए संगठन गढ़ने का काम कर रहे थे। यही दोहरी भूमिका आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बनी। मैं उनका वोटर हूँ, वो मेरे वोटर हैं बागीपुर क्षेत्र में, और मैं पटना साहिब लोकसभा में। लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, 5 बार का विधायक, संगठन में काम करने वाला। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, ये बहुत बड़ा संदेश है। 2021 में उन्हें पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्हें पथ निर्माण, नगर विकास और आवास विभाग मिले। ये ऐसे विभाग थे। दुनिया में वैसे ही जो युद्ध शुरू हुए थे वो खत्म नहीं हो रहे। अमेरिका नए नए मोर्चे खोलता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले हैं कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल से पीछे हटने को लेकर सवाल ही नहीं उठता है और डेनमार्क इसको लेकर भड़का हुआ है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।